नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। भरपूर मेहनत कर साथियों, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ। और एकमात्र सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। तो साथियों, बिना देरी के हम क्लास प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मैं करवाऊंगा प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से क्या आयोग बार बार प्रश्न उठाता है, यहाँ से बार बार प्रश्न आयोग उठाता है। तो मैंने सोचा कि ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो हम सीधे सीधे साथियों बिना देरी के क्लास प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हम पहले उसकी चर्चा करेंगे तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जैसे नीतियों की चर्चा होगी। वैसे इसमें थोड़ा अलग तरीके से जैसे नाम वो कर रखे हैं, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण ऐसे है। पर अगर आप देखोगे तो 1740 से 1765 तक आपको लगेगा कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ। प्रमुख रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां, ये प्रमुख मैंने जो नीतियां आपको साम्राज्यवादी नीतियां करवाई, तो उसी से रिलेटेड ये वाली नीतियां थी। तो एक थोड़ा टॉपिक था, तो मैंने कहा एक उसमें सिनॉप्सिस में एक बार मैं आपको समझा दूं कि प्रमुख नीतियां कौन कौन सी थी। वो मैंने साम्राज्यवादी नीतियां आपको करवा दी, राजस्व नीतियां कल की क्लास में करवाई थी। तो अगर महत्वपूर्ण मुझे थोड़ा ये और लगा कि इस थोड़े कभी कभी दूसरे नामों से जैसे पूछ लेता है कि कहाँ से किस प्रथम चरण में 1740 से 1765 तक, 1765 से 1813 तक, 1813 से 1857 तक कौन कौन सी नीतियां रही, इस तरीके से। तो उसी हिसाब से मैंने सिनॉप्सिस बना के साथियों आपके लिए मैं लेके आया हूं कि 1740 से 1765 तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ, कि मैं भी आपके समान हूं, इस तरीके से संघर्ष होगा। दूसरा, आप जैसे ही देखोगे कि 1765 से 1813 तक आप देखोगे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। और घेरे की नीति कौन सी है, ये आपके समझ में आ गया होगा। 1765 से जब बक्सर के युद्ध के बाद जब घेरे की नीति प्रारंभ होगी, तो वही सुरक्षा प्रकोष्ठ और नीति और घेरे की नीति होगी, उसे ही को बोला जाता है। और 1813 से 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति या अधीनस्थता की नीति जब चर्चा होती है, उसे अधीनस्थ पार्थक्य कहती है। तो ये भी कई बार ऐसे नामों से भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1813 से 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी। 1865 से वो 1765 से 1813 तक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति थी। तो घेरे की नीति 2-3 बार पूछा गया, तो इस पर आप ध्यान रखना। इसके बाद हम जैसे ही आएंगे तो 1857 के बाद तुरंत आपको परिवर्तन नजर आएगा। 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति। जब संघ के अधीन हो जाएंगे, सीधे सीधे महारानी के अधीन हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि अधीनस्थ संघ की नीति आएगी। और 1935 से 1947 तक, स्वतंत्रता तक, बराबर की संघ की नीति। साथियों, बराबर के संघ की नीति ये भी बोला जाता है, तो बार बार पूछ लेता है। घेरे की नीति कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इस तरीके से और करवा देता हूँ। बाकी हम आते हैं अपने प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पर। ये प्रश्न बार बार आप यहाँ क्या इसमें तथ्य हैं, और इस वाली क्लास के तथ्यों को आप रट लीजिए, क्योंकि मैंने इतनी बार देखा है कि वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से लगातार प्रश्न उठाता है आयोग। तो बिना देरी के आपको कुछ नहीं करना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें केवल आप कह सकते हो कि तथ्य हैं। तो आपको तथ्यों को रटना ही रटना है, तो आप इस पर विशेष ध्यान रखिए साथियों। वारेन हेस्टिंग की जब हम चर्चा करेंगे, तो आप देखोगे कि वारेन हेस्टिंग की घोषणा, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की थी इसने, वारेन हेस्टिंग ने आके। और द्वैध शासन मैंने आपको करवाई है कि द्वैध शासन कब लागू हुआ और बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था। तो अभी जस्ट इससे पहली क्लासों में ही मैंने करवाया, 2 क्लास जो हुई है उसमें। स्थानांतरण राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इसने स्थानांतरण किया। समस्त भूमि शासक की है, ये विचार दिया इसने वारेन हेस्टिंग ने। परीक्षण और अशुद्धि की अगर मैं बताऊं, तो राजस्व सुधारों के लिए 1774 ईस्वी में इसने नियम लागू किए, उसकी परीक्षण अशुद्धि में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग को साथियों, और महाभियोग के मुकदमे का सामना भी करना पड़ा इसे। तो सीधे सीधे प्रश्न अब इसमें से मैं आपको बताऊं कि हर लाइन में एक प्रश्न है प्रीवियस ईयर। सीधे पूछेगा कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला, तो वारेन हेस्टिंग था। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग था। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, तो वो भी वारेन हेस्टिंग था।
तो ये साथियों जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब प्रश्न हैं, एक एक लाइन हर। मैंने आपको बताया कि इस वाले टॉपिक में हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे ये वाली क्लास, लेकिन इसमें इतने तथ्य हैं कि उस पर आप एक एक लाइन, इसमें साथियों एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, तो आप बिना देरी के इनको रटना है। एक बार देखिए, दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, और 2 बार में भी समझ ना आए तो 2-3 बार लगातार देखिए। लेकिन इसके मैं आपसे एक स्पेशली इस तरीके से बोल रहा हूँ कि इस वाली क्लास की आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाकर आपको अगर आप ये रट सकते हैं तो ये रट लीजिए, ये आएगा ही आएगा। इसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे इस क्लास से, और छोटी सी क्लास। और अगर हिस्ट्री से अगर प्रश्न उठाएगा, और आयोग आप देख रहे हो बार बार के इतिहास से हिस्ट्री से प्रश्न उठाता ही उठाता है, और हिस्ट्री में भी आधुनिक इतिहास पे तो बहुत ही जोर रहता है आयोग का। तो इसमें से अगर मैं बता रहा हूँ कि इसके आप नोट्स बना लीजिए। इससे आगे जैसे ही हम हिस्ट्री से आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सहायक संधि, कल मैंने आपको बताया था कि प्रमुख सहायक संधि के जो राज्य थे, शुरुआत मैंने बताया हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद फिर हैदराबाद, फिर अवध, अवध से फिर पेशवा, पेशवा से भोंसले, बरार और सिंधिया। जब चर्चा होगी तो ये साथियों हैदराबाद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये बघाट होगा। एक सेकंड में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 2 बार जैसे हैदराबाद जो कर रखा है, ये 2 बार नहीं होगा, थोड़ी हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, और ये हो जाता कभी कभी। मैंने जैसे ही आपको बताया था, अच्छा ये बार बार जैसे इस तरीके से ये एक उसमें सिनॉप्सिस में करवाया गया है, तो हैदराबाद ही है। क्योंकि जब पहली बार जब निजाम से जब सहायक संधि होती है, उसके बाद फिर दोबारा हैदराबाद के निजाम जब वो हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा उसकी सहायक संधि होती है। तो एक क्रम बताया गया कि हैदराबाद, मैसूर, मैसूर से तंजौर, तंजौर से फिर हैदराबाद से हुई थी, उसके बाद अवध से हुई साथियों, उसके बाद पेशवा से, पेशवा भोंसले से हुई, और पेशवाओं में के बाद भोंसले, बरार के भोंसले, ग्वालियर की सिंधिया से हुई। लेकिन सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा सम्राट था या कौन सा मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो आप बिना देरी के लगाओगे कि होल्कर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो ये आप ध्यान रखना। और सहायक संधि किसने लागू की, मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेजली। मैंने वेलेजली कल सहायक संधि का विस्तार से ही आपको करवाई क्लास। इसके आगे जैसे हम चलेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की जब चर्चा होती है, गवर्नर जनरल जो दूसरा है महत्वपूर्ण, जिससे प्रश्न उठाता है आयोग, तो आप देखोगे कि इसका कार्यकाल जुलाई 1828 ईस्वी में इसका कार्यकाल आया। इसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए, और ठगी को समाप्त किया। वैसे ठगी का जब चर्चा आती है तो स्लीमैन की आती है, जनरल स्लीमैन ने ठगी को समाप्त किया। लेकिन ठगी का अगर प्रमुख अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो आप देखोगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ध्यान रखना है। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई, क्योंकि ये पहले समाज सुधार और उस पर हस्तक्षेप करके देख चुके थे। 1857 की क्रांति जब उसमें शुरुआत में आप देखोगे कि यहीं से तटस्थता की नीति के बाद जैसे ही आगे, जैसे ही 1857 के लगभग पहुंचेंगे, उससे आगे आप कह सकते हो 1828 के बाद, इसके 1835 से 1836 में के बाद ये आप देखोगे 1857 तक लगातार ये सामाजिक सुधारों और उसकी समाज में संस्कृति में हस्तक्षेप करेंगे। उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति नजर आएगी। 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था विलियम बेंटिक को। ठगों के विरुद्ध कार्यवाही में कैप्टन स्लीमैन, अभी मैं आपको बताया था कैप्टन स्लीमैन की चर्चा होगी। 1831 ईस्वी में मैसूर में अंग्रेजी साम्राज्य को में विलय किया था मैसूर को, और 1834 ईस्वी में कुर्ग और कछार को साथियों अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। तो इसकी जो मुख्य उपलब्धि है, यहाँ से जो प्रश्न पूछता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये वाली क्लास की एक एक लाइन एक एक प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों। तो आपको ये तो रटना ही रटना है। ये इस क्लास को बोरिंग लगे, मैं कह रहा हूँ बोरिंग लगेगी, क्योंकि तथ्य है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। अब मैं समझाऊं किस तरीके से, तो मैं आपको सिर्फ तथ्य ही तथ्य, इसीलिए मैं स्पेशली ये क्लास लेके आया था कि आपके समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्या है, प्रश्न उठाता है आयोग, और जब यहाँ से प्रश्न उठाता है तो वो तो आपको चाहे अच्छी लगे या न लगे, दवा भी तो कड़वी होती है। जब दवा कड़वी नहीं होगी तो फिर फायदा कैसे करेगी। अब दवा है, फायदा करने के लिए खानी पड़ेगी, और कड़वी हो तो क्या हुआ। तो एक दवा समझ के साथियों इस क्लास को आपको रखना है। और मैंने आपको बताया था कि 1831 में इसने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया,
और 1834 में कुर्ग और कछार क्षेत्र को भी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात के लिए साथियों इसने नियम बनाए या कानून बनाया। निजाम नासिरुद्दीन के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। तो इसने हैदराबाद से या एक हैदराबाद के निजाम के आग्रह पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया था। तो ये भी साथियों महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। तीसरा साथियों गवर्नर जनरल आता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की, ये भी कई बार पूछा गया। कॉर्नवालिस संहिता की शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी, जिसमें कर, न्याय प्रशासन ये सब पृथक थे साथियों। कर अलग था, न्याय प्रशासन भी पृथक किया। तो शक्तियों का पृथक्करण हर किसी को अपनी बांटा गया। कर राजस्व या राजस्व से संबंधित किसी और को दिया गया, न्याय से संबंधित या न्याय प्रशासन को किसी और को दिया गया। इस तरीके से पृथक्करण की नीति इसने अपनाई। शक्तियों के पृथक्करण पर इसने जोर दिया। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ। अब मेन यहां से कई बार ये साथियों इसमें मैं 4 स्टार लगाऊंगा, इस पे आप ध्यान रखना कि सिविल सेवा का प्रारंभ प्रसंविधाबद्ध सीधे पूछेगा प्रसंविधा। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक क्लिष्ट हिंदी जो बोला जाता है या विशुद्ध हिंदी का जो शब्द मैंने प्रसंविधा क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसी शब्द का प्रयोग करके कि प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ या किस वायसराय के या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो आपको कॉर्नवालिस लगाना है। तो इस पे आप ध्यान रखना कि सिविल सेवा का प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ। इसकी मृत्यु साथियों 5 अक्टूबर 1805 को हुई। गाजीपुर में इसकी कब्र है, और गाजीपुर आपको समझ में आ ही रहा हो, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और उसी का आप साथियों उसी के आयोग का, उसी प्रदेश के समीक्षा अधिकारी का आपको पेपर देना है। तो आप ये महत्वपूर्ण कर लो। महत्वपूर्ण क्या, अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए, ये लगभग पूछेगा ही पूछेगा। तो इस पे और कई बार पूछा गया, तो इस पे आप ध्यान रखना। चौथा साथियों जब गवर्नर जनरल की चर्चा होती है वो डलहौजी है। और डलहौजी तो अभी मैंने कुछ अगली क्लास में एक क्लास पहले ही करवाया, परसों ही करवाया था लगभग। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। इसने अवध का विलय किया, और अवध का विलय किस कुशासन के आधार पर करेगा, आउटरम की रिपोर्ट रहेगी। और वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप मैंने अभी आपको बताया, कुशासन के आरोप में करेगा अवध का विलय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास डलहौजी ने किया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने डलहौजी के शासनकाल में चली, डलहौजी के द्वारा चलाई गई। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने की। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत इसने सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में हड़प नीति के तहत साथियों इसने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। जो करौली को व्यक्तिगत सिद्धांत जब किया व्यक्तिगत प्रस्ताव के द्वारा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसके और कार्यों में भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता भी साथियों डलहौजी है। और 1852 ईस्वी में डलहौजी ने ओसेंदनेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। इसने अपनी मृत्यु से पहले 1857 की क्रांति के बारे में बताया कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। इस तरीके की आपको देखोगे कि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये जितने भी यहाँ तथ्य मैंने दिए हैं आपको, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आपको बोरिंग लग रही होगी क्लास, लेकिन सारे के सारे जितने भी मैं पॉइंट आप यहाँ पे करवा रहा हूँ बोर्ड पे, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और यहीं से आयोग प्रश्न उठाएगा। तो इस वाली क्लास को कड़वी दवा समझकर, अगर आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो कड़वी दवा समझकर इसको पी लीजिए विद्यार्थियों। तो सीधे अवध के विलय में मैंने आपको बताया था कि अवध का विलय 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम की रिपोर्ट और अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया। और आउटरम साथियों, आउटरम के द्वारा कुशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया और 13 फरवरी 1856 ईस्वी को साथियों अवध का विलय किया गया। तो अवध से क्या है, बार बार प्रश्न पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने विस्तार से इसके पॉइंट 3-4 पॉइंट डाले इसमें।
पांचवा मैंने आपको बताया था, पांचवा गवर्नर जनरल कैनिंग आएगा, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और 1 नवंबर 1858 को आप देखोगे कि 1 नवंबर 1858 में महारानी की उद्घोषणा से इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग को उद्घोषित किया गया और वायसराय नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया साथियों 1858 में। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं तो साथियों अगला जो वायसराय है, अब यहाँ से साथियों वायसराय होंगे तो वायसराय एलन बरो है। इसका शासनकाल 1842 से 44, ये तो गवर्नर जनरल रहेगा। 1858 के बाद साथियों वायसराय की चर्चा होगी, ये गवर्नर जनरल रहेंगे 1857 तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग जब ये 1858 में पहुंचेगा तो सीधे सीधे वायसराय नियुक्त किया जाएगा। 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलन बरो साथियों गवर्नर जनरल रहेगा। इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में इसी ने किया। इसके बाद साथियों जैसे ही आता है वो लॉर्ड मेयो आता है 1869 से 72 तक, 1872 तक। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, ये साथियों मैंने आपको बताया था कि कई बार पूछा गया है तो फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि लॉर्ड मेयो को आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो, इसी के शासनकाल में प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। अंडमान निकोबार में इसकी हत्या की गई लॉर्ड मेयो की। प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान ही हत्या हुई। प्रथम वायसराय था जिसके कार्यकाल के दौरान ही हत्या हुई। और आयोग प्रश्न उठाता है कि वो कौन सा वायसराय था जिसका कार्यकाल के दौरान ही इसकी हत्या की गई, तो वो साथियों लॉर्ड मेयो था। एक सीधे पूछ लेगा और पूछा भी है कि वो कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में हुई, तो लॉर्ड मेयो है। और सीधे पूछ लेगा कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस, आप कह सकते हो कि किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो सीधे आपको देखेगा शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या की गई। तो ये भी साथियों प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से मैंने इसमें आपको डलवा दिया। कुछ इतने महत्वपूर्ण वो थे वायसराय या गवर्नर जनरल से कुछ लाइन थी तो मैंने पॉइंट, तो फिर मैंने ऊपर डलवा दिया एक हेडिंग, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने इसमें डलवा दिए। कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासक का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तो मैंने शुरुआत में ही करवाया था जब सिंधु सभ्यता की जब क्लास चली थी प्राचीन भारत में। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुई थी। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए। तो मैंने कहा अब कहाँ जोड़ूं, इस वजह से क्योंकि इसके लिए एक एक लाइन के लिए अलग अलग से मैं नहीं चाहता था कि आपको गवर्नर जनरल एक पॉइंट दिया जाए, इसीलिए मैंने जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो सब इसमें ऐड कर दिए। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द होना। तृतीय दिल्ली दरबार का, और दिल्ली दरबार पर चर्चा होगी साथियों। इससे आगे वाली क्लासों में दिल्ली दरबारों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रथम दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार और तृतीय दिल्ली दरबार, तीनों पर चर्चा होगी। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग था साथियों, तो ये भी कई बार पूछा गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण दो तीन बार पूछे गए, इसीलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे डाले हैं। इससे आगे जैसे ही हम आएंगे तो आप साथियों गतिविधि गवर्नर जनरल और वायसराय, तो कौन सी गतिविधि या कौन सी नीति या कौन सा सिद्धांत, एक मैं अलग से अलग एक चार्ट लेके आया हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हड़प नीति, विलय विस्तार की नीति या चूक का सिद्धांत साथियों, या आप कह सकते हो हड़प नीति को ही बोला जाता है कि गोद निषेध की नीति बोला जाता है। तो ये डलहौजी ने लागू की। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल में दोहरा शासन या द्वैत शासन क्लाइव ने लागू किया था। और सामाजिक सुधार में साथियों, समाज सुधार की जब चर्चा होगी तो विलियम बेंटिक की चर्चा होगी। तो विलियम बेंटिक की जब चर्चा होगी तो उस पर ध्यान देंगे। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण थे, जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सब साथियों मैंने आपको करवा दिए। ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय जो महत्वपूर्ण थे वो सब मैंने यहाँ करवा दिए, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे बाकी हो गए। और ये क्लास मैंने आपको फिर जैसे शुरुआत में मैंने कई बार बोला है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये क्लास आपको बोरिंग लगे, तो बोरिंग ही समझ के, एक बार नहीं समझ में आ रही, एक बार बोरिंग लगे तो दोबारा देखो, दोबारा नहीं तो और तीन चार बार रिपीट करके देखो।
यहाँ से प्रश्न उठाएगा, इस क्लास से प्रश्न उठाएगा। इसीलिए मैं इस क्लास को लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ तथ्य ही तथ्य थे। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय जो महत्वपूर्ण थे, उन सब का मैंने आपको यहाँ पे करवाया। तो साथियों, मिलते हैं फिर कल नए जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।